Good morning, students. Today we will discuss the chapter 4 of history, that is Forest Society and Colonialism. This is the chapter of rationalized syllabus, mean the syllabus which was rationalized by the CBSE. तो जो CBSE ने rationalize किया उसका ये syllabus है, तो उसका part है. And in this chapter he explain about the forest law which was started by the Britishers and what was the effect of these law on the common people, on the Indians, and how the people protested against, take rebellion against these forest law. तो वो आपको इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है. एंड हेयर इज गिवन द स्टोरी ऑफ टू कंट्रीज, that is India and Java. And first of all, here is explain about the India. Okay, what was the forest laws that was imposed by Britishers in India and what was its impact and how the people, Indian people reacted against it. तो इसमें जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज है तो उसमें आपको पहले जो फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस है उन इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है. और उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज़ वाई डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे इस टर्म का मीनिंग होता है डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. मीन व्हेन वी कट डाउन द ट्रीज, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्यों डिफॉरेस्टेशन अक्कर किया, क्यों जो इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने डिप्लीट किया, तो उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट है कि जो लैंड एरिया था इंडिया में लैंड एरिया में मोस्टली जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, ठीक है, तो उन लैंड एरिया को उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी उन पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मीन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए उन्होंने लैंड एरिया जो है वो इम्प्रूव करना स्टार्ट किया. मीन जो फॉरेस्ट थे उनको उन्होंने, ट्रीज़ को उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया. And secondly, they cut down the trees to satisfy their own needs, the need of railway sleepers. They started to cutting down the trees to provide the railway sleepers फॉर द रेलवे एक्सपेंशन. कि ये रेलवे लाइंस, जो रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, रेलवे एक्सपेंशन हो रहा था इंडिया में, तो उनमें रेलवे ट्रैक्स में रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको रेलवेज़ के अंदर स्लीपर की नीड थी. और वो जो स्लीपर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे डेट वाज विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक्स. तो वुडन प्लैंक के हेल्प से वो रेलवे स्लीपर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होते थे. तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में जो ट्रीज़ थे उनको कट डाउन करना शुरू कर दिया, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उनको डिप्लीट करना शुरू किया. नेक्स्ट, फॉर द शिप बिल्डिंग, ठीक है, कि जो नेवी की डिमांड थी इवन इन द इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर भी जो शिप बिल्डिंग के लिए उनको वुड की नीड थी, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे फॉरेस्ट रिसोर्स इंग्लैंड के अंदर वो उन्होंने ऑलरेडी डिप्लीट कर लिए थे. तो अब जो शिप बिल्डिंग के लिए वुड की नीड थी उसके लिए उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज को, इंडिया के जो फॉरेस्ट रिसोर्स थे उनको उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. तो उसके लिए उन्होंने ट्रीज़ कट करने स्टार्ट कर दिए. नेक्स्ट, प्लांटेशन के लिए उन्होंने, मीन जो कमर्शियल क्रॉप्स थी, कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्स थे, उनको उन्होंने डिप्लीट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. अब उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया है, जो सेकंड टॉपिक दिया आपको इस चैप्टर के अंदर, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री. कि जब उन्होंने रेकलेसली इतना ज़्यादा जो इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्स थे जब उन्होंने डिप्लीट किए, लार्ज स्केल पर जब ट्रीज़ को कट किया गया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, जो नंबर था फॉरेस्ट का, ट्रीज़ का, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया. तो इस फॉरेस्ट रिसोर्स को फिर उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस की.
मीन उन्होंने इन फॉरेस्ट रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में इनवाइट किया एक जर्मन एक्सपर्ट जिसका नेम था डाइट्रिच ब्रेंडिस को, ठीक है, जो एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, जिसकी एडवाइस पर उन्होंने जो साइंटिफिकली इंडिया के रिसोर्सेज हैं उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू किया। कमर्शियल फॉरेस्ट्री उन्होंने स्टार्ट की। मीन जो ब्रांडिस थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो डेप्लीट हुए हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो लॉज हैं, जो लीगल सेंक्शंस हैं, उनकी नीड है। तो फिर उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ हैं वो फॉरेस्ट लॉ इम्पोज किए और उसके अकॉर्डिंगली जो कॉमन पीपल थे, कॉमन विलेजर्स थे, उनको प्रोहिबिट किया गया, डिनाई किया गया टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट। कि उसने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन is village forest, and the best forest was called the reserve forest, and the common people, the villagers, उनको परमिशन नहीं होती थी कि वो इन फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर पाए, ठीक है। और जो ब्रांडिस थे दे इंट्रोड्यूस वन न्यू सिस्टम विच इज़ नोन एज द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है। एक और सिस्टम उन्होंने सेटअप किया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, उन फॉरेस्ट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ थे उन ट्रीज़ को कट करके एक ही टाइप के ट्रीज़, मतलब मेनली उनको टीक और साल जो ट्रीज़ हैं उनकी नीड थी, तो उन ट्रीज़ को उन्होंने रोज़ के अंदर ग्रो किया, ठीक है। और उसको प्लानिंग के साथ वो क्या करते थे, इन प्लानिंग के साथ हर ईयर जो ये रोज़ के अंदर ट्रीज़ हैं उनको कट करते थे, उनके प्लेस पर जो न्यू सेपलिंग्स हैं, ठीक है, जो रीप्लांटेशन है वो वहाँ पर वो अक्कर करते थे। तो ऐसे जो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम है इसके हेल्प से जो उन्होंने साल और टीक ट्रीज़ की उनकी नीड थी उसको फुलफ़िल किया। उसके बाद जो फॉरेस्ट एक्ट है 1865 में इम्पोज हुआ था, उसके बाद 2 टाइम्स इसको अमेंड किया गया, 1878 में और 1927 में, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्सप्लेन किया कि हाउ वर द लाइफ्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड, कि जो कॉमन पीपल थे, विलेजर्स थे, उनकी लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ। बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुआ क्योंकि कॉमन पीपल जो थे अब उनको एंटर नहीं करने दिया जा रहा था इन फॉरेस्ट के अंदर, विलेज के अंदर, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी टू कलेक्ट देयर फ्यूल वुड और टू कैटल ग्रेज देयर कैटल्स, कैटल को ग्रेजिंग के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। इनके अलावा जो ट्राइबल पीपल थे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल करते थे उनको डिनाई कर दिया गया था कि वो लोग वहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको कोलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो झूम कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे जो विलेजर्स, जो ट्राइबल पीपल इन फॉरेस्ट के अंदर, तो उनको डिनाई कर दिया गया कि वो लोग यहाँ पर जो कल्टीवेशन वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। हंटिंग के लिए उनको जो है, ठीक है, कि जो एनिमल्स थे वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड एनिमल्स जो थे उनको हंट करने के लिए उन्होंने रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट हुआ कि लार्ज स्केल पर जो वाइल्ड लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ को किल किया गया क्योंकि उनके लिए रिवॉर्ड दिए जाते थे बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन बहुत टाइम बाद जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया कि दिस रिजल्टेड इन द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कि इनसे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो उसके बाद फिर जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। और उसके बाद देखो ने एक्सप्लेन किया हमें नेक्स्ट न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। अब जो ओल्ड ट्रेडिशन पीपल जो वर्क करते थे अब उनका वो वर्क जो है वो रिमूव हो गया। अब ये जो पीपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को
सेल करते थे, नाउ दे डू वर्क इन द इंडस्ट्रीज़ और ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो उन पे उनको वर्क जो है वो उन्होंने करना स्टार्ट किया। और देखो नेक्स्ट हमें हेडिंग दी हुई है रेबलियन इन द फॉरेस्ट, कि अब जो पीपल थे जो इन फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट थे, जिनसे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, एडवर्सली इफेक्ट हो रही थी, तो उन पीपल ने क्या किया, इन फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट रेबलियन किया, रिवॉल्ट किया। तो यहाँ पे पहले आपको बस्तर एक एरिया है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे रेबलियन हुआ, कैसे पीपल जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, यहाँ पे उनके नेम भी दिए हुए हैं आपको, कि सिद्धू एंड कानू इन द संथाल परगना, बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, एलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत सारे फोक हीरोज़ हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे हमें बस्तर एरिया के बारे में बताया है, विच बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्लेस है बस्तर। तो वहाँ पर कैसे पीपल जो थे उन्होंने रेबलियन किया, प्रोटेस्ट किया, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया है कि जब पीपल को डिनाई किया गया टू एंटर इनटू द विलेज, ठीक है, देन दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो लार्ज स्केल में जो पीपल थे वो गैदर्ड हुए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने जो जो एवरी विलेज contributed something to the rebellion expenses. Bazaars were looted, the houses of the officials, traders, schools, police stations were burnt, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे वायलेंस क्रिएट करनी शुरू कर दी इन फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट, एंड द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबलियन। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इन रेबलियन को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, ये जो आदिवासी लीडर्स थे, इन आदिवासी लीडर्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने विलेज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे विलेजेस थे जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए, कि जो पीपल थे वो जंगल्स के अंदर मूव हो गए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर बस्तर के एरिया के अंदर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि 3 मंथ्स का टाइम लगा था ब्रिटिशर्स को इस एरिया को रीगेन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन लीडर था बस्तर के अंदर जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, उनका नेम था गुंडाथुर, ठीक है। उन्होंने इसको लीड किया था इस प्रोटेस्ट को। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व्स को कंट्रोल करने की, तो वो प्लानिंग कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड हो गई थी, जब पीपल जो थे इंडिया के, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें हेडिंग दी हुई है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, ठीक है। अब जावा इट इज़ अ कंट्री इन इंडोनेशिया। तो जावा के अंदर भी जो डच कम्युनिटी थी, ठीक है, ये भी यूरोपियन कम्युनिटी थी, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे वो भी यूरोप को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ इंडिया में इम्पोज किए। तो ऐसे ही जावा के अंदर जो डच कम्युनिटी थी ये भी यूरोप को बिलोंग करती थी, तो उन्होंने जावा के अंदर जो फॉरेस्ट लॉ हैं वो इम्पोज किए। तो अब यहाँ पर हमें जावा की स्टोरी बताइए कि जावा के अंदर कैसे फॉरेस्ट लॉ इम्पोज किए गए और उसका जावा के पीपल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो सेम जैसे इंडिया के अंदर जो पीपल थे उन्होंने ये जो रेबलियन किया था, तो ऐसे ही जावा के अंदर भी जो पीपल थे उन्होंने इन फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट जो रेबलियन है वो रेबलियन किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक वुड कटर कम्युनिटी के बारे में बताया है जावा की, जिसको कलांग्स बोला जाता था, ठीक है। तो ये बहुत स्किल्ड वुड कटर थे, ठीक है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वर्क करते थे फॉरेस्ट के अंदर। और ये इतनी ज़्यादा देखो वैल्यूएबल कम्युनिटी थी कि जब जावा स्प्लिट हुआ था, जावा के अंदर एक किंगडम था माताराम किंगडम, तो उस किंगडम में जब स्प्लिट हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इस कम्युनिटी को इक्वली डिवाइड किया गया था। और डच पीपल उन्होंने भी 18th सेंचुरी में जब कंट्रोल करना शुरू किया था फॉरेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने भी इस कम्युनिटी को जो है
उसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया, क्योंकि ये बेटर वे में जो एक स्किल्ड वुड कटर्स थे। और यहाँ पर भी जो डच पीपल थे उन्होंने जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है वो इंट्रोड्यूस की थी। विलेजर्स को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था टू एंटर इनटू द विलेज, सॉरी टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी जावा के अंदर भी जो पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमें यहाँ पे एक सैमिन्स चैलेंज के बारे में बताया। ठीक है, तो सुरंतो सैमिन ये एक विलेजर था जावा के अंदर, जिसने जो इन फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, और वहाँ पर जो सैमिन के सन इन लॉ थे उन्होंने पहले इसको सपोर्ट किया, और उसके बाद बहुत सारे जो अदर विलेजर्स थे उन्होंने भी डच कम्युनिटी के अगेंस्ट, फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया अंडर हिज लीडरशिप। नाउ द नेक्स्ट इज वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। अब जो वॉर हुई है वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, अब इस वर्ल्ड वॉर का भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है फॉरेस्ट के ऊपर। इंडिया में भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश की वॉर नीड्स को मीट करने के लिए फ्रीक्वेंटली जो ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर उनको कट किया। ठीक है, ऐसे ही डच के अंदर भी, सॉरी जावा के अंदर भी जो डच थे उन्होंने स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी जो है वो सेटअप की थी, और इसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ पर जाइंट टीक लॉग्स थे या जो पाइलअप किया हुआ था उन्होंने वुडन प्लैंक्स, उन सबको उन्होंने जो बर्न कर दिया था, ताकि वो जैपनीज़ जो हैं वो उनको कंट्रोल ना कर पाएँ, क्योंकि जावा जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो डच जो थे उनके हाथ से वो एरिया लूज़ हो रहा था, ताकि वो जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं वो जैपनीज़ ना यूज़ कर पाए, तो इसलिए उन्होंने उनको बर्न कर दिया था। और उसके बाद देखो लास्ट हमें यहाँ पे हेडिंग दी है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, कि अगर हम सिंस 1980s के बाद की बात करते हैं तो उसके बाद एशिया और अफ्रीका के अंदर जो बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ हैं, जो न्यू फॉरेस्ट लॉज हैं वो सेटअप किए गए। स्टार्टिंग में तो जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी उनको फॉरेस्ट से फार ऑफ करने के लिए पॉलिसीज़ सेटअप की गई, लेकिन जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दीज पीपल। तो फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनके नियर बाय कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, विलेजर्स थी, उन्हीं को ही इनका जो राइट्स है वो प्रोवाइड किया, ताकि वो बेटर वे में इन फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करें और इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी। ठीक है, एंड कॉलोनलिज्म, कि कैसे कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज किया गया। ओके बेटा, अच्छे से आपने इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, थैंक यू।